नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हम सभी जीएस के साथ साथ इंग्लिश के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1969 में भारत में कितने निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बात करें 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसलिए यहाँ पर 14 राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण केवल तभी किया गया था जब उनकी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक था। द्वितीय चरण में 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसकी जमा राशि 200 करोड़ से अधिक था। बात करें भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं बल्कि 1955 में हुआ था और इसका पूर्व नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्लास बैंकिंग को मास बैंकिंग में बदलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सम्मी नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सम्मी नृत्य की बात करिए, पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य पंजाब के आदिवासी समुदाय के महिलाओं द्वारा किया जाता है। पंजाब के अन्य प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो भांगड़ा जो पुरुषों का सबसे प्रमुख नृत्य है, बैसाखी के दौरान फसल कटाई पर खुशी में किया जाता है। गिद्धा की बात करें तो महिलाओं द्वारा शादी और त्योहारों में घेरा बनाकर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। झूमर एक धीमी गति का नृत्य है जो विशेष रूप से शादी में किया जाता है। किकली की बात करिए, युवा लड़कियों द्वारा जोड़ी बनाकर हाथों में हाथ डालकर गोल घूमते हुए किया जाता है। मालवाई गिद्धा मालवा क्षेत्र के एक अनूठा नृत्य है जिसमें लोक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। लुड्डी की बात करिए, नर्तकियों द्वारा सिर के मूवमेंट और शरीर की घुमावदार हलचल के साथ किया जाता है। और जागो आमतौर पर शादी के दौरान घर में खुशी मनाने के लिए किए जाते हैं। ये सभी पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालाबाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? बात करें सालाबाई की संधि पर 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि मराठा साम्राज्य यानी महादजी शिंदे के माध्यम से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रतिनिधि के मध्य बीच हुआ था। यह संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया था। इस संधि के बाद अंग्रेजों और मराठों के बीच लगभग 20 वर्षों तक शांति बना रहा था। अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में स्वीकार किया और सालसेट व भरूच जैसे क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण बना रहा। अन्य महत्वपूर्ण संधि की बात करें तो सूरत की संधि 1775, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत, पुरंदर की संधि 1776 और नाना फडणवीस और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बसीन की संधि की बात करें 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजी के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की नींव पड़ा था। देवगांव की संधि 1803 भोसले और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग कौन सा है? मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग मस्तिष्क यानी ब्रेन हो जाएगा। मस्तिष्क की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह शरीर के सभी स्वैच्छिक और अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सेरेब्रम की बात करें, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो याददाश्त, बुद्धि और सोच के लिए जिम्मेदार होता है। सेरिबेलम शरीर के संतुलन मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा श्वसन और हृदय गति जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरॉन की बात करिए, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मानव मस्तिष्क कपाल यानी क्रेनियम या स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है और मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित किया गया था? भारत में पहला राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप वर्ष 1966 में आयोजित किया गया था। बात करें इसकी शुरुआत जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जेएफआई की गठन के बाद हुआ था, जिसकी स्थापना 1965 में हुआ था। जेएफआई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जूडो की शुरुआत जापान में जिगोरो कानो द्वारा किया गया था। पुरुषों के लिए जूडो की पहली बार 1964 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। महिलाओं के लिए जूडो को 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया था। भारतीय जूडो खिलाड़ी ने पहली बार 1986 के सियोल एशियाई खेल में पदक जीतकर अपनी पहचान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? विकल्प के अनुसार महानदी ऑप्शन दिया गया जो प्रायद्वीपीय नदी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदी वे नदियाँ हैं जो प्रायद्वीप पठार और मध्य भारत की पड़ोसी पहाड़ियों से निकलता है। यह मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है, यानी ये मौसमी नदियाँ होता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के
धमतरी जिले के सहावा पर्वत श्रेणी से होता है और यह उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अन्य प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी की बात करें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हिमालय नदियां हैं जो ग्लेशियर पिघलने से निकलता है और पूरे वर्ष पानी रहता है। इसे सदाबहार नदी कहा जाता है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है जो दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। महानदी को अक्सर उड़ीसा का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ से बहुत तबाही होता है। गोदावरी को उसकी लंबाई और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी में जो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है। हवा महल की 5 मंजिला इमारत का आकार भगवान कृष्ण के मुकुट के समान बनाया गया है। इसका निर्माण 1799 में कछवाहा राजपूत शासक सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। इसे वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। इस महल में 953 बेहद खूबसूरत छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है? गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह उत्सव ओल्ड गोवा स्थित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में आयोजित किया जाता है जहां संत के पवित्र अवशेष रखे हैं। मुख्य उत्सव से 9 दिन पहले प्रार्थना शुरू हो जाता है जिन्हें नोवेना कहा जाता है। यह दिन सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और उन्हें गोवा का रक्षक कहा जाता है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बैरोको वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। गोवा के अन्य त्यौहार की बात करें तो कार्निवल फरवरी, सिग्मो मार्च और साओ जुआ जून के महीने मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदावली कीर्तन पारंपरिक भक्ति संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? पदावली कीर्तन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यह पश्चिम बंगाल की एक अत्यंत समृद्ध और पुरानी संगीत परंपरा है। यह मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम और उनकी लीलाओं पर आधारित है। इसकी लोकप्रियता 15वीं से 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के नेतृत्व वाले वैष्णव भक्ति आंदोलन के दौरान बढ़ा था। इससे प्रयुक्त होने वाले पद गीत महान कवि जैसे चंडीदास, विद्यापति और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों द्वारा लिखे गए हैं। इसे अक्सर सामूहिक रूप से गाया जाता है जिसमें खोल यानी एक प्रकार का मृदंग और झांझ का प्रयोग किया जाता है। यह संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ईश्वर की आराधना का एक मार्ग माना जाता है। पश्चिम बंगाल का बाउल गान भी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोक संगीत जिसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। चैतन्य महाप्रभु का आधुनिक संकीर्तन आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अप्रैल 2020 में किन 2 बैंकों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था? अप्रैल 2020 में आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंकों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था। यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ था। 2020 में अन्य प्रमुख बैंक विलय की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया था जिसे पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया। 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इंडेलिबल? तो इंडेलिबल की बात करें तो INDELIBLE करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ होता अमिट या जिसे मिटाया ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ क्यूरुलस? का स्पेलिंग पूछा गया था तो RULOUS क्यूरुलस का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यूरुलस का अर्थ होता है शिकायती या झगड़ालू स्वभाव वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस वर्ष जनगणना अधिनियम यानी सेंसस एक्ट को लागू किया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें 1948 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में जनगणना कराने के लिए कानूनी आधार प्रदान करना है। यह सरकार को जनगणना अधिकारी को नियुक्ति करने और जनता से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण धारा यह है कि यह जनगणना के दौरान एकत्र किए गए व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता की गारंटी देता है।
जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किसी अदालत में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह अधिनियम नागरिकों के लिए जनगणना के दौरान पूछे गए सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए अनिवार्य बनाता है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें, जनगणना भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है, जिसका अर्थ है कि केवल केंद्र सरकार ही इसे करा सकता है। नोडल मंत्रालय की बात करें, जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त यानी रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। भारत में पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में पहली पूर्ण नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। पिछली जनगणना 2011 में हुआ था और जो 15वीं जनगणना था, और स्वतंत्रता के बाद यह 7वीं जनगणना था। 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे जो मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कहा जाता है। सितंबर 2024 में चंद्रयान-1 नामक उपग्रह किस देश द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? चंद्रयान-1 नामक उपग्रह ईरान देश द्वारा 14 सितंबर 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह ईरान का अनुसंधान उपग्रह है। इसे कायम 100 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, जो एक ठोस ईंधन वाला 3 चरण वाहक रॉकेट है। इसका मुख्य कार्य ऑर्बिटल यानी मैन्यूवरिंग यानी कक्षीय पर पैंतरेबाजी तकनीक का परीक्षण करना है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रणाली का मूल्यांकन करना है। इसे पृथ्वी की सतह से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित किया गया है। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कॉन्फेक्शनरी का जो है करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो CONFECTIONERY करेक्ट हो जाएगा। कॉन्फेक्शनरी का अर्थ होता है मिठाई की दुकान या मिठाई बनाने का व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आर्थिक स्थिति यानी कार्य के आधार पर कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? बात करें, इसे 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 मुख्य भाग की बात करें तो मुख्य कार्यकर्ता वे व्यक्ति जिन्हें पिछले 12 महीनों से कम 6 महीने उससे अधिक कम समय तक। सीमांत कार्यकर्ता की बात करें, वे व्यक्ति जिन्होंने पिछले 12 महीनों में 6 महीने से कम समय तक काम किया है। गैर कार्यकर्ता की बात करें, ये व्यक्ति जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कोई काम नहीं किया, जैसे छात्र, गृहिणी और आश्रित पेंशनभोगी, ये गैर कार्यकर्ता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है लेखिका जो है किरण देसाई करेक्ट हो जाएगा। इस उपन्यास को 2006 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किरण देसाई एक भारतीय लेखिका है। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक की बात करें, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लेखक अरुंधति रॉय हैं। फ्रीडम इन एक्जाइल के लेखक दलाई लामा हैं। प्लेइंग इट माई वे लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर के लेखक युवराज सिंह हैं। अनब्रेकेबल के लेखक मैरी कॉम हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक मिल्खा सिंह हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन के लेखक नीरज सिंह चौधरी है। द सबस्टांस एंड द शैडो के लेखक दिलीप कुमार है। बियॉन्ड द लाइन्स के लेखक कुलदीप नैयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें, 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। वर्तमान में इस पुरस्कार के तहत 1 स्वर्ण कमल, 15 लाख का नकद पुरस्कार और 1 शॉल प्रदान किया जाता है। हाल ही में ये पुरस्कार राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। प्रथम मरणोपरांत विजेता पृथ्वीराज कपूर थे, जिन्हें 1971 में यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब सीरीज, फिल्म या संगीत की एक विशेष श्रेणी या शैली जिसकी अपनी अलग विशेषता और विषय वस्तु होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जॉनर शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिसगस्टिंग? डिसगस्टिंग का एंटोनिम की बात करें तो डिलाइटफुल हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी में टाइप हो चुका है, लेकिन आप लोग इंग्लिश में समझिएगा, डिलाइटफुल करेक्ट हो जाएगा। बात करें डिस्गस्टिंग का अर्थ होता है घृणित या अरुचिकर। इसका जो है एंटोनिम जो है डिलाइटफुल, जिसका अर्थ बहुत ही प्यारा या आकर्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के बीच प्रवाहित होता है?
दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनें 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच प्रवाहित होता है। ये पवन उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न दाब पेटी की ओर बहता है। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। ये कोरियोलिस बल के कारण अपने मूल मार्ग से विक्षेपित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रयान-3 मिशन मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या था? चंद्रयान-3 मिशन का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह के तापीय, भौतिक और रासायनिक विन्यास का अध्ययन करना था, जिसमें भूकंपीयता, मिट्टी के भौतिक गुणों का विश्लेषण और पानी या बर्फ की मौजूदगी की खोज शामिल था। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन है। यह मिशन 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन में अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरा था। अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में प्रवेश किया था। विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्र दक्षिणी ध्रुव के निकट एक सफल लैंडिंग किया था। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती के एक अधिकारी के मुकाबलों को संचालित करने के लिए मैट पर मुख्य रूप से कौन कौन से अधिकारी मौजूद होते हैं? बात करें कुश्ती के एक अधिकारी के मुकाबलों को संचालित करने के लिए मैट पर मुख्य रूप से रेफरी, जज और मैट चेयरमैन मौजूद होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार प्रत्येक मैच को निष्पक्ष रूप से चलाने के लिए 3 अधिकारी की एक टीम अनिवार्य होता है। रेफरी की बात करें मैट के अंदर होता है। कुश्ती शुरू करना, रोकना, अंक देना, फाउल पर नजर रखना और अंकों के लिए जज व चेयरपर्सन की तरफ इशारा करना इसका मुख्य कार्य होता है। जज की बात करें मैट किनारे बैठता है, रेफरी द्वारा दिए गए अंकों को पुष्टि करता है या अपनी असहमति दर्ज करता है और मैच का स्कोर कार्ड रखता है। मैट चेयरमैन की बात करें सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। यदि रेफरी और जज के बीच अंकों या किसी निर्णय को लेकर असहमति होता है तो मैट चेयरमैन का फैसला अंतिम माना जाता है। यह पूरे मैच के संचालन का समन्वय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजीलामू लोक नृत्य मोनपा जनजाति के द्वारा किस भारतीय राज्य में किया जाता है? ये बात करें अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख पारंपरिक मुखौटा लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से राज्य के तवांग और पश्चिम कामेंग जिले के मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है। रामायण की कहानी से प्रेरित यह नृत्य लोसर उत्सव के दौरान किया जाता है। अजीलामू में आमतौर पर 5 मुख्य पात्र होते हैं जो मुखौटे पहनकर यह नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी बनने का निर्णय मुख्य रूप से क्यों लिया था? गौतम बुद्ध ने सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी बनने का निर्णय मुख्य रूप से जीवन के दुखों का कारण और निवारण खोजने के लिए लिया था। उनके सन्यासी बनने के पीछे 4 दृश्यों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। महल के बाहर उन्होंने 4 चीजें देखी जिन्होंने उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया। यह एक वृद्ध व्यक्ति यानी शरीर का क्षय निश्चित है, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध का पूर्व नाम के मन में वैराग्य जागा। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार और राज्य को त्याग दिया था। इसी त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान-3 को लैंडर में लगे ILSA पेलोड का मुख्य कार्य क्या था? चंद्रयान-3 के लैंडर में लगे ISL इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक इफेक्ट पेलोड का मुख्य कार्य चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधि का पता लगाना और रिकॉर्ड करना था। इस लैंडर का विक्रम पर लगा एक अत्याधुनिक उपकरण है। बात करें सतह की हलचल, प्राकृतिक भूकंप के साथ साथ रोवर प्रज्ञान के चलने या किसी छोटे उल्कापिंड के टकराने से होने वाले कंपन को भी मापना है। आंतरिक संरचना की बात करें, इन कंपनों का डेटा का विश्लेषण करके चंद्रमा की आंतरिक परतों को समझना है। इसमें MESM मैंने माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम तकनीक का उपयोग किया गया था जो बेहद सूक्ष्म हलचल को भी महसूस कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट के संदर्भ के निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। झारखंड में कोबाल्ट के भंडार पाए जाते हैं। कोबाल्ट का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है। इसमें दोनों कथन जो सही दिया गया है। बात करें भारतीय खनिज विवरणिका के अनुसार भारत में कोबाल्ट के भंडार मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड में पाए जाते हैं। झारखंड के सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम जिले में कोबाल्ट का भंडार मौजूद है।
कोबाल्ट का उपयोग लिथियम आयन बैटरी के कैथोड में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है, जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी गैर संपर्क बल का उदाहरण है? विकल्प में से गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स गैर संपर्क बल के उदाहरण हैं। गैर संपर्क बल वे बल है जो दो वस्तुओं के बीच बिना किसी संपर्क के मौजूद होते हैं। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के जितने प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इन सभी के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, एमटीएस, जीडी या कोई भी एग्जाम हो उन सभी के लिए आप रिविजन कर सकते हैं। तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको एग्जाम अपडेट के साथ साथ सभी क्विज पीडीएफ मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।